हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। करीब 1 घंटे बाद सभी गाड़ियाँ एक साथ पीस विला पहुँचती हैं। कुछ ही देर में सभी लोग गाड़ी से उतरकर विला के अंदर हॉल में पहुँच जाते हैं। सबको हॉल में देखकर वंश बिना किसी एक्सप्रेशन के सबसे कहता है, कल सुबह हम सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। इतना कहकर वंश वहाँ से जाने लगता है कि तभी माही हिम्मत कर वंश को रोकते हुए कहती है, भाई 1 मिनट, वो मुझे आपको कुछ बताना था। आई मीन वो मुझे आपसे बात करनी थी। माही की बात सुनकर वंश के आगे बढ़ते कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वंश ने आज तक कभी भी माही की बात को नहीं टाला था। आखिर उसकी फैमिली के नाम पर बस माही ही उसके साथ थी और वंश अपनी बहन माही से बहुत प्यार करता था। वंश चाहे कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा माही की बात शांति से सुनता और समझता था। शायद इसकी वजह ये भी थी कि वो नहीं चाहता था कि किसी भी बात या वजह से उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो या दूरियां आए। इसलिए उसके गुस्से से बढ़कर उसके लिए उसकी बहन माही थी। वंश माही की बात सुनकर पीछे मुड़कर माही को एकटक बिना कुछ कहे देखने लगता है, जैसे वो उसके आगे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। बाकी सब भी एकटक बस वंश और माही को ही देख रहे थे। ये देखकर माही अपनी बात वंश के आगे रखते हुए कहती है, भाई आप। माही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश का फोन रिंग करने लगता है। फोन की आवाज सुनकर वंश अपनी पॉकेट से फोन निकालकर देखते हुए माही से कहता है, दी इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तब तक आप रेस्ट कर लो। इतना कहकर वंश कॉल पिक कर फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं माही वंश की बात सुनकर उदास हो जाती है। माही को इस तरह देख बानी माही के पास आकर उससे कहती है, आप चिंता मत करो, मैं वंश से बात करूंगी, वो मान जाएंगे और उन्होंने कहा तो है वो आपसे बात करेंगे, तो आप परेशान मत हो। बानी की बात सुनकर माही उदासी से कहती है, आई एम सॉरी भाभी, सब मेरी गलती है। अगर मैं ये सब ना करती तो भाई इस तरह गुस्सा नहीं होते और ना ही हमें इग्नोर करते। ऐसा कहते हुए माही की आंखों में नमी आ जाती है, जिसे देखकर बानी माही को शांत कराते हुए कहती है, माही जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाओ। वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी को नहीं पता था कि चीजें इस तरह बिगड़ जाएंगी। असल में जब वंश और विवान गाड़ी के बाहर थे तब माही काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर बानी उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी माही बानी को सब कुछ सच सच बता देती है, जो भी कुछ जिया और माही ने मिलकर किया। माही की बात सुनकर बानी पहले तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिया और माही ने ऐसा किया है। ये बात जानने के बाद ही बानी को वंश की इग्नोरेंस, उसका किसी से कुछ ना कहना समझ आया। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो कुछ कहती तो भी कुछ ठीक नहीं हो सकता था। ये सब सोच बानी माही को शांत कराते हुए उसे समझाते हुए कहती है कि घर जाकर हम दोनों वंश से बात करेंगे और उन्हें मना लेंगे, तब जाकर कहीं माही शांत होती है। लेकिन अब घर आने के बाद भी जब माही वंश से बात नहीं कर पाती तो वो एक बार फिर दुखी हो जाती है और बानी को बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चली जाती है। बानी माही को इस तरह जाता देख उसके पीछे जाने लगती है कि तभी जिया बानी को रोकते हुए कहती है, बानी अभी मत जा, कुछ देर तक माही को अकेले रहने दो, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। जिया की बात बानी को भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन उसे माही की चिंता भी थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। बानी को इस तरह परेशान देख विवान बानी से कहता है, मैं माही से बात करता हूँ, आप अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। और चिराग तू भी जिया को अपने साथ अपने रूम में ले जा, उसे भी रेस्ट की जरूरत है। विवान की बात सुनकर चिराग हाँ में अपना सिर हिलाता है। चिराग की बात समझ विवान भी वहाँ से माही के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं अब हॉल में चिराग, बानी और जिया मौजूद थे। चिराग विवान को जाता देख बानी से कहता है, भाभी आप परेशान मत हो, विवान माही को हैंडल कर लेगा, अब आप भी जाकर रेस्ट कर लो, मैं भी जिया को रूम में लेकर जाता हूँ।
चिराग की बात सुनकर बानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और जिया को अपना ध्यान रखने का कहकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। बानी के हॉल से जाते ही चिराग भी जिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद चिराग और जिया रूम में पहुंच जाते हैं। चिराग जिया को बेड पर बैठाकर उसे रेस्ट करने को कहता है। तभी उसकी नजर रूम में लगी वॉल क्लॉक पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि आज उन्हें मिस मून से मिलना था और मॉल में हुई घटना के बाद वो इस बारे में भूल ही गया था और अब तक उसने वंश को भी इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। ये सब सोचकर चिराग थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं जिया जो इतनी देर से चिराग को देख रही थी, वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख समझ जाती है कि चिराग परेशान है, लेकिन वो उसे उसकी परेशानी की वजह पूछती या कुछ कहती उससे पहले ही चिराग जिया से कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम यहाँ से हिलना मत और चुपचाप बस रेस्ट करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर चिराग बिना जिया की कोई बात सुने जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है। वहीं जिया तो बंद दरवाजे को ही देखती रह जाती है। उसे तो चिराग से कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो अब चुपचाप रेस्ट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वंश के स्टडी रूम में चेयर पर बैठा वंश एक फाइल पढ़ रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय बहुत सीरियस थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी फाइल में शायद कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिन्हें वंश बहुत गौर से पढ़ रहा है। वंश अभी फाइल पढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में रूम के दरवाजे के नॉक होने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वंश अपनी सख्त आवाज में कहता है, कम इन। वंश की परमिशन मिलने के बाद रूम के बाहर खड़ा चिराग जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। चिराग के अंदर आते ही वंश एक नजर उसे देखकर वापस फाइल पढ़ने लगता है। वंश को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख चिराग ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि अभी वंश का मूड ठीक नहीं है और अगर वो उसे कुछ भी कहता तो शायद वंश का गुस्सा उस पर फूट पड़ता। इसलिए चिराग बिना रिएक्ट करते हुए वंश से कहता है, वंश मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। चिराग की बात सुनकर वंश एक नजर उसे देखता है, जैसे कहना चाह रहा हो, जो कहना है जल्दी कहो। चिराग भी वंश की बात समझते हुए बिना टाइम वेस्ट किए वंश से कहता है, मिस मून से कांटेक्ट हो गया है और वो आज शाम हमसे मिलने को तैयार हो गई हैं। ये सुनकर वंश अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रख चिराग को देखते हुए सीरियस आवाज में कहता है, ओके, पर तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्द इस बारे में मुझे इन्फॉर्म कर दिया? वंश की बात सुनकर चिराग चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार, एक तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया और तू मुझे इस तरह ताने दे रहा है। और जहाँ तक रही बात बताने की, तो मैं तुझे जब हम विला आए थे तभी बताने वाला था, पर फिर हम लोग मॉल चले गए और उसके बाद क्या हुआ तुझे तो अच्छे से पता ही है। बस इसलिए मैं भूल गया था, पर अब मुझे याद आया तो मैं सीधा तेरे पास ही आया हूँ। चिराग की बात सुनकर वंश इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए चिराग से कहता है, ओके, टाइम और लोकेशन क्या है? वंश की बात सुनकर चिराग हड़बड़ाते हुए कहता है, वो उन्होंने तो बस आज शाम कहा था। चिराग की बात सुनकर वंश दांत पीसते हुए कहता है, यू मीन तुमने उनसे कुछ नहीं कहा और ना पूछा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कि अब ये सब मैं तुम्हें सिखाऊं कि मीटिंग कैसे अरेंज करते हैं? वंश की बात सुनकर चिराग नकली हंसी हंसते हुए कहता है, सॉरी यार, मैं जल्दबाजी में इस बारे में भूल गया, पर तू टेंशन मत ले, मैं अभी मिस मून के असिस्टेंट से बात करके सब क्लियर करता हूँ। इतना कहकर चिराग वहाँ से बिना वंश की बात सुने तुरंत भाग जाता है। चिराग के जाते ही वंश एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। तभी वंश की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जो जल्दबाजी में चिराग बंद करना भूल गया था। वंश उठकर दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करता उससे पहले ही बानी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वंश बिना कुछ कहे दरवाजे से हट जाता है और वापस अपनी जगह पर बैठ अपना काम करने लगता है। वंश को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख बानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ सोचकर दरवाजा बंद कर वापस वंश के पास आकर बैठ जाती है और वंश के हाथ से फाइल लेने लगती है। लेकिन वंश अपनी पकड़ फाइल पर मजबूत कर बानी से कहता है, बानी, मैं अभी इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर वंश बानी के हाथ से फाइल को अलग कर देता है। वंश का बर्ताव देख
बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहती है, वंश वो मैं। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी को रोकते हुए हल्के गुस्से से कहता है, बानी प्लीज, मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, या आज तुमने मेरी बात ना सुनने का मन बना लिया है? कम से कम कुछ देर तुम मुझे शांति से काम करने दे ही सकती हो ना तुम। या अगर तुम चाहो तो शॉपिंग पर भी जा सकती हो, या कहीं और जाना है तो तुम मुझे बता भी सकती हो, मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ वहाँ भेज दूंगा। वंश की बात सुनकर बानी बहुत हर्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर बैठी रहती है। बानी को इस तरह देख वंश गुस्से से बानी से कहता है, स्पीक बानी, अब क्या हुआ, बोलो ना, अब क्यों चुप हो तुम? अच्छा अब मैं समझा, तुम्हें तो बिन बताए घूमने जाना अच्छा लगता है ना। तुम अपनी मर्जी से सब करती हो, मेरे कहने से थोड़े ही आओगी जाओगी या फिर घर पर रहोगी, राइट बानी? बानी अब भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है, जिससे वंश इरिटेट होते हुए बानी से कहता है, ओके फाइन, तुम्हें कुछ नहीं कहना ना, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत से इम्पोर्टेंट काम करने हैं, तो मैं तुम्हारे कुछ भी कहने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वंश की ये बात सुनकर बानी चुपचाप सोफे से उठ जाती है और दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी वंश और बानी के रिश्ते के टूटने की वजह? क्या वंश बानी की बात को सुनकर उसे माफ करेगा? क्या बानी मना पाएगी वंश को? कौन है मिस मून? क्या मिस मून तैयार होंगी वंश की मदद करने के लिए? क्या चिराग करेगा माफ जिया को? क्या जिया मना पाएगी चिराग को? क्या माही बताएगी वंश को सारी सच्चाई? क्या वजह है विवान और माही की दूरियों की? क्या विवान माही की शादी बनकर रह जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। थैंक यू।